रतनपुर का आपने जैसे चतुर्दिक डेवलपमेंट किया, इससे आपकी प्रतिभा के बारे में लोगों को पता चला और फिर आपने मणिपुर का भी दायित्व लिया, उसको भी डेवलप किया, आगे और 2 बागान लेकर उनको भी डेवलप किया। तो ये कैसे संभव हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताएं। एक्चुअली रतनपुर को डेवलप करने के बाद एक भीतर में एक बहुत उच्चतम स्तर का सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ और उसी के चलते मणिपुर बहुत छोटा सा बगान था, लैंड भी उसके पास बहुत कम थी, तो हम सराउंडिंग विलेजर्स से वो लैंड एक्वायर करके और उस बगान को काफी हम डेवलप किए। इस बीच क्या हुआ, वो आ गया वो 2001 उस समय टी मार्केट बहुत ही खराब था और जो छोटे छोटे जो मार्जिनल गार्डन्स थे, प्राय इस वैली के 20, 22, 25 बगान, उनको चलाना उनके प्रोप्राइटर्स को बहुत मुश्किल हो गया था, काफी छोड़ छोड़ के चले गए थे। और बगान प्राय वो छोटे बगान वो बंद ही हो गए थे। और इस तरह से 2-3 महीना चला। ये 2001 की बात है। तो सिलचर डीसी ऑफिस में लेबरों का धरना प्रदर्शन चलता था, फिर यूनियन में भी, कछार चाह श्रमिक यूनियन में भी उनका धरना चलता था। तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस ये यूनियन के ऑफिशियल्स बहुत चिंता में, बहुत परेशान हो गए थे। तो उस बीच वो यूनियन के ही एक ऑफिशियल थे, वो दीनानाथ जी बरई, तो वो रखे कि इस विषय में क्यों नहीं हमसे वो लोग विचार विमर्श करें कि हम कुछ उनको आइडिया या कुछ सुझाव दे सकते हैं क्या, कि कैसे ऐसी परिस्थिति से हम लोग निजात पाएं। तो डीसी साहब के पास ग्वाला जी, दिनेश प्रसाद जी ग्वाला, उस समय असम गवर्नमेंट के कैबिनेट मंत्री थे और ये कछार चाह श्रमिक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी थे, साधारण संपादक। तो वहीं से हमको फोन मिला है कि आप कहाँ हैं। तो हम बोले हम रतनपुर में हैं, तो आप सिलचर आ सकते हैं क्या। हम बोले बोलिए, हुक्म करिए, हम अभी आ जा रहे थे। तो आप आइए ना। तो बोले कि आप 11, वो प्राय 9, 9:15 टाइम हो रहा था जब वो फोन किए थे। तो बोले कि 11 बजे तक अगर आप आ जाते हैं तो डायरेक्ट डीसी ऑफिस में पहुंचिए, और अगर उसके पहले आते हैं तो यूनियन में आइए कि हम लोग एक साथ चलेंगे डीसी ऑफिस। तो हमको पहुंचते, वो रास्ता भी खराब था, हमको पहुंचते वो लेट हो रहा था। तो किसी तरह से 11:05 में हम डीसी ऑफिस पहुंचे जी। तो हम डीसी ऑफिस में गए, तब तक वो भी आ गए और वही बात हुआ। तो फिर बात शुरू हुआ कि इसका कैसे समाधान किया जाए। तो हम उन लोगों को एडवाइस किए कि
आप इन बगानों में एक लोकल मैनेजिंग कमेटी बना दीजिए जो बगान को चलाएंगे, काम करवाएंगे, हाँ, और पत्ती तोड़ेंगे, वो पत्ती हम ले लेंगे, हाँ, और इनको वीकली पेमेंट, उनका जो भी पेमेंट डे होगा उस दिन हम पेमेंट दे देंगे, तो इस तरह से चलेगा, हाँ। तो उसी तरह से शुरू हुआ, हाँ। शुरू हो गया, और फिर हम वो देख के अपने, हम उस समय हमारे पास दो ही बगान था, रतनपुर और मणिपुर, लेकिन हमारा खुद का इतना प्रोडक्शन नहीं था कि हम बहुत विशाल फैक्ट्री बना सकें। लेकिन जब ये हमको एक इसको स्कोप मिला तो हम अपने उन दोनों फैक्ट्रियों को, इस बराक वैली की लार्जेस्ट फैक्ट्री हम बना दिए, हाँ, यहाँ 20 से 25 लाख केजी तक चाय प्रोड्यूस हो सके, उतनी बड़ी फैक्ट्री हम तुरंत जो है वो हम कर लिए, जी हाँ। और हम सबका वो पत्ती लेने लगे, उनको वीकली पेमेंट देने लगे, और इस तरह से ये सिलसिला जो है 2008 तक चला। 2001 से लेके 2008 तक प्राय 8 साल उस समय हमको छोड़ के कोई भी ये सिख और ये मार्जिनल छोटे गार्डन्स का कोई ग्रीन लीफ परचेज नहीं करता था, क्योंकि उस समय वो मार्केट भी ठीक नहीं था। लेकिन हम उनको एक सपोर्ट और एक हेल्प के नाते हम उनको दे रहे थे, और ठीक है, उसमें हमको भी फायदा हो रहा था, कमाई हो रहा था। उस समय चाय का दाम 40-45 रुपया केजी ही बिकता था, लेकिन उसमें भी हमको कुछ फायदा हो जा रहा था। तो और ये लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट के नाते हमारा फायदे का क्वांटम जो है वो ज़्यादा हो रहा था। तो उसी बीच, हाँ, ये डर्बी बगान, वो डर्बी के वर्कर्स जो है यूनियन में गए थे, और वहाँ मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में वहाँ झगड़ा भी हुआ। तो उसी बीच जो है हमको फिर ग्वाला जी जनरल सेक्रेटरी हमको कांटेक्ट किए, हम गए, बोले आप डर्बी क्यों नहीं ले लेते हैं कि लेबर बच जाएंगे। हम बोले ठीक है, लेकिन हम ले तो लेंगे, लेकिन आपको हमारे पीछे खड़ा रहने पड़ेगा। जी तो बोले नहीं, हम हमेशा रहेंगे आपके साथ, हाँ। तो हम प्राय 1 हफ्ते के भीतर में ही डर्बी के मालिक से कांटेक्ट करके और डर्बी को ले लिए, हाँ। और ये टाइम है डर्बी का हम टेक ओवर कर लिए, हाँ। तब से डर्बी हमारे साथ है, और फिर उसके 1 साल के बाद, 1 साल भी नहीं हुआ, वो धरिए है कि वो 29 अगस्त 2006 को पाथिनी टी स्ट्रीट, जो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट और पथरकांदी सर्किल में पड़ता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बगान था, और जो प्राय बंद था, वहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं था, वहाँ लोग भूखों मरते थे, इस तरह की परिस्थिति थी। तो उधर के भी जो
असम सरकार के मंत्री थे गौतम राय जी, इधर हमारा डर्बी, मणिपुर और रतनपुर। रतनपुर, इस तीनों का देख के उनके भीतर भी आया कि हम उस बगान का भी उद्धार कर सकते हैं। हाँ, तो उस हिसाब से वो हमको अप्रोच किए। उनके लोकल एमएलए थे मुनीलाल जी ग्वाला पथरकांदी के, वो भी हमारे पीछे पड़े कि आप ले लीजिए। हाँ, और लोकल जो छोटे छोटे और भी जो मुरब्बी लोग थे वो भी हमारे पीछे आए, बहुत रिक्वेस्ट किए। ये सब सिलसिला प्राय 2 साल चला। मतलब ये डर्बी लेने के पहले ही से उन लोगों का चल रहा था, ये 2004-05 से ही। हाँ, तो हम मन बनाए कि ठीक है, उधर के आदमी वास्तव में बहुत तकलीफ में है, और ये कैसी गवर्नमेंट है जो हाँ वो विदेशों में तो कोई डिजास्टर होता है हाँ तो यहाँ से प्लेन लोड रिलीफ भेजती है, लेकिन अपने लोगों के प्रति कोई चिंताधारा नहीं है। हाँ, उसके अपने लोग जो है यहाँ तकलीफ पा रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, तो ये तो ठीक है। हाँ, कि हम हिम्मत करते हैं, हम देखें कहाँ तक सफल होते हैं। हाँ, तो उस भावना से हम वो पाथनी टी स्टेट का टेक ओवर थ्रू कोर्ट, वो टीटीसीआई के द्वारा वो लिक्विडेशन पिटीशन कोलकाता हाई कोर्ट में फाइल करवा के हाँ, और थ्रू कोलकाता हाई कोर्ट हम उस बगान का पोजीशन ले लिए हाँ, थ्रू कोर्ट। हाँ, 29 अगस्त 2006 को हाँ, वो लिक्विडेटर कलकत्ता हाई कोर्ट वो आके हमको पोजीशन दिया, और तब से हम उसको डेवलप कर रहे हैं। हाँ, उस समय तक पाथनी टी स्टेट में न फैक्ट्री थी, न बंगलो क्वार्टर था, न प्लांटेशन था। वो प्राय लेबरों का हाँ, बगान बंद होने के बाद उनका जो ड्यूज था, लेजिटिमेट ड्यूज, पीएफ और ग्रेच्युटी भी नहीं दिया गया था। हाँ, और उनको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि उनका जीवन का क्या स्तर रहा होगा। यंग बॉयज गर्ल्स दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट कर गए थे और अपने बूढ़े माँ बाप को बगान में ही छोड़ दिए थे, जो बिना केयर और खान पान के उनका स्टारवेशन डेथ होता था, पेपर न्यूज़ में आता था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल प्रॉपर्टी होने के नाते कुछ नहीं कर सकता था। तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी। लेकिन जो भी हुआ, ये 3 बगानों को लेके डेवलप करने के बाद हमारे भीतर भी एक अलग तरह का उत्साह था और भगवत कृपा थी। भगवान भी हमको सहायक और सपोर्ट दे रहे थे, जिसके चलते हमारी हिम्मत हुई और हम कुछ कर पाए। और उस बगान को लेके तो वहाँ भी हम एक टारगेट लेके कि इस बगान को हम 8 साल के भीतर में 8 साल के भीतर 8 साल के भीतर में हम इसको डेवलप करेंगे। तो 29 अगस्त को लेके और 2007 1 सितंबर से वहाँ प्लांटेशन डेवलपमेंट शुरू किए, और फैक्ट्री या और दूसरा डेवलपमेंट तो और पहले ही शुरू कर दिए 29 अगस्त के बाद से ही। वहाँ नई फैक्ट्री, नया बंगलो, नए क्वार्टर्स, नया ऑफिस, नया प्लांटेशन वो शुरू किए।
और विद इन 8 ईयर्स माना विद इन 2 ईयर्स तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया। खड़ा हो गया, फैक्ट्री, बंगलो, क्वार्टर, हाँ, या प्लांटेशन में कलवर्ट, ब्रिजेज, ये सारा चीज, रोड्स कनेक्टिविटी, हाँ, हमारे कच्चा रोड्स का वो सब हम कर लिए। और टोटल 8 ईयर्स में इंटायर प्लांटेशन डेवलपमेंट करीब करीब 850 हेक्टेयर्स। इन 8 ईयर्स 850 हेक्टेयर्स का लार्ज साइज टी गार्डन न्यूली माना नए रूप में डेवलप किया, जो पूरे टी इंडस्ट्री में रिकॉर्ड है। एक डेवलपमेंट का मॉडल हो गया कि अंग्रेजों के जाने के बाद से इतने बड़े पैमाने पर हाँ, प्लांटेशन। इतना लार्ज स्केल पर किसी इंडियन कंपनी ने वो डेवलप नहीं किया। तो आज हम बोल सकते हैं कि हमारा पाथिनी टी स्टेट करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का लार्जेस्ट और बेस्ट टी गार्डन है, हाँ, जिसकी माना प्लांटेशन एज जो है मैक्सिमम 18-19 साल है और लोएस्ट जो है वो 9-10 साल है, हाँ। तो यंगेस्ट है, जो आने वाले सालों के लिए टी इंडस्ट्री में लॉन्जेविटी सबसे ज्यादा होगी, हाँ। और ये बगान डेवलप होने के बाद से जो भी माइग्रेट करके यंग जनरेशन बाहर चला गया था वो सारे वापस आ गए, हाँ। और आसपास के सराउंडिंग एरियाज के भी लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो आज इस एरिया के लिए ह्यूज एम्प्लॉइंग गार्डन है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आसपास का जो सर्किल है, पत्थरकांदी सर्किल, जो हमारे टेक ओवर के पहले तक वो आसाम का मोस्ट क्रिमिनल सर्किल होता था, जहाँ क्रिमिनल केसेस सबसे ज़्यादा होते थे, वो अभी टोटली नील हो गया, शांतिपूर्ण, हाँ, शांति। और लोकल इकोनॉमी भी इम्प्रूव कर गई, हाँ, वहाँ पीसफुल एटमॉस्फेयर हो गया, हैं। तो इससे बड़ा सामाजिक योगदान कहने के लिए तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, लेकिन उसके माध्यम से तो ये सच पूछिए तो ये सामाजिक योगदान हुआ, हाँ। इससे बड़ा सामाजिक योगदान क्या हो सकता है, हाँ? तो आपने अपने प्रयासों से कंपनी की आय में वृद्धि किया, बागानों का विकास किया, विस्तार किया। तो इसी क्रम में कोई विशेष घटना जिसका उल्लेख आप करना चाहें? एक्चुअली पाथिनी, खास करके पाथिनी टी स्टेट का डेवलपमेंट एक यूनिक बोल सकते हैं, जो मतलब जहाँ ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ बगान का जंगल या गवर्नमेंट का नियर बाई फॉरेस्ट सब वो खत्म हो चुके थे। उस बगान को डेवलप करने के साथ साथ हम पास के फॉरेस्ट को भी और बगान के भी जो रिटेन्ड एरियाज थे उनको भी हम वो
रिवाइव किए और फॉरेस्ट को प्रिजर्व किए। हाँ, और उस दौरान एक ग्रुप ऑफ 7 एलिफेंट्स, 7 हाथियों का एक ग्रुप जो है वो बांग्लादेश से आती थी और हमारे बगान होते हुए पास के बगानों में भी चली जाती थी और उससे काफ़ी पब्लिक का नुकसान, डैमेज ये सब होता था। हाँ, तो हम उन हाथियों को पैसेज देने के लिए वो जंगल का हम एक एरिया ईयर मार्क करके और छोड़ दिए जहाँ हम डेवलपमेंट नहीं किए, और उस फॉरेस्ट को हम डेवलप किए, रिवाइव किए, प्रोटेक्ट किए, और उससे सटे जो गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरियाज था उनमें भी हम अपने तरफ से लोगों का आना जाना प्रोटेक्ट किए, तो वो भी जल्दी से रिवाइव हो गया और वो उन हाथियों के लिए एक सेफ पैसेज हम दे दिए। उसके बाद वो हाथियां बांग्लादेश से आती थी और फिर वापस चली जाती थी। हाँ, उस समय ये इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर ओपन था, खुला था। फिर हम लोग के लेने के बाद से 2015 में वो बॉर्डर फेंसिंग हुआ। बॉर्डर फेंसिंग में हम गार्डन्स से लैंड दिए और फुल प्रूफ फेंसिंग हो गया। लेकिन उस दौरान सारा बंद होने के बाद हाथियों का पैसेज बंद हो गया। हाँ, तो हाथियों ने वो फेंसिंग को अपने पैसेज के लिए एक जगह तोड़ दिया। फिर हम जो है वो बीएसएफ वालों से मिल के फिर उनके लिए वो पैसेज दिया गया, दे के छोड़ के, और फेंसिंग फिर ठीक करके, और वो एलिफेंट कॉरिडोर दे दिया गया। वो मतलब बॉर्डर रोड पर भी वो ईयर मार्क एरिया हो गया। हाँ, तो इस तरह से वो एलिफेंट का पैसेज अभी तक है और वो एलिफेंट कॉरिडोर चलता है। उसके साथ साथ हम ये गवर्नमेंट का ये वाटर कंजर्वेशन कि आने वाले समय में तो रेनफॉल कम होगा, हाँ, वो बगानों को इरिगेशन या वाटर सप्लाई के लिए भी दिक्कत होगा। हाँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम वैसे तो पूरे पातनी टी स्टेट में 20 हम रिजर्वायर्स बनाए हैं, लेकिन एक रिजर्वायर हम करीब करीब 2 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर के आसपास चौड़ा वो एक रिजर्वायर बनाए हैं, जिसको हम रोड से भी कनेक्ट कर दिए हैं कि वहाँ बाई रोड भी और उस पॉइंट पर जाया जा सकता है। हाँ, और उसमें 18-20 फीट पानी रिस्टोर रहता है ऑल द टाइम थ्रू आउट द ईयर। हाँ हाँ, तो वहीं से हम वाटर सप्लाई के लिए पीएचई का भी पानी वहीं से लेते हैं, और इरिगेशन के लिए भी हम वहाँ पंप सेट लगा रखे हैं। हाँ, जो लेते हैं, फिर भी वो पानी कम नहीं होता है और ये वो परमानेंट सलूशन हो गया, हाँ, वाटर रिक्वायरमेंट के लिए। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसके वजह से उसके हम सराउंडिंग में टी प्लांटेशन कर दिए, तो उस पानी के वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स आ रही हैं। हाँ,
मतलब हम तो 2009 में ही 9-10 में ही उस लेक को, उस लॉन्ग लेक को हम बना दिए, कंप्लीट कर दिए। उसके बाद से 2010 के बाद से, समझ गए ना, 2010 के बाद से वो माइग्रेटरी बर्ड्स आ रही हैं, मतलब लाखों की संख्या में, जो वो नवंबर ऑनवर्ड्स और इधर अप्रैल मई तक वो आती हैं, और आने के बाद इस पूरे पीरियड में वो यहीं रुकती हैं। हाँ, और आसपास में जंगल और उनके हाइडआउट्स भी सफिशिएंट हो गए हैं, जिसके नाते उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से माना वो इकोलॉजी में भी वो पाथनी में ह्यूज कंट्रीब्यूशन है। जी फॉरेस्ट को डेवलप किया तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी एक कंट्रीब्यूशन हो गया, प्लस लोगों को एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड, ये सामाजिक योगदान हो गया। और अल्टीमेटली लोकल इकोनॉमी का इम्प्रूवमेंट हुआ। तो जो ह्यूज इंडस्ट्रीज जो हजारों हजार करोड़ की इंडस्ट्री होती है, जो प्रोपोर्शनेटली कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। लेकिन ये छोटी छोटी, ये मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज कम्पनी इन्वेस्टमेंट में कंपैरेटिवली और ह्यूज लोगों को एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट को भी इस इंडस्ट्री पर आज ध्यान देने की जरूरत है। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, जो गवर्नमेंट का अटेंशन चाहती है। और हम सभी टी इंडस्ट्रीज वालों का यही इच्छा है कि हम लोगों को सर्वाइवल के लिए और डाउन टोडन पीपुल्स के सपोर्ट के लिए इस इंडस्ट्री का स्टेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। और इस पर एक प्रायोरिटी के हिसाब से गवर्नमेंट का अटेंशन होना चाहिए।